हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो क्लास 10 का टोटल फार्मूला है, जो क्लास 10 बिहार बोर्ड के क्लास 10 के टोटल जो सूत्र है और उससे रिलेटेड हर चैप्टर से जो थ्योरी है, जो भी बेसिक है, जिस पर हमारा क्वेश्चन बनती है, उन सभी थ्योरी और फार्मूला और बेसिक को समझने वाले हैं। तो केवल ध्यान से समझिएगा तो आपको सभी क्लियर हो जाएगी। और ये मेरी संस्था है महावीर कोचिंग सेंटर, जो मैं टिकारी में चलाता हूँ। क्लास 10 का ये ऑल फार्मूला है और मैं क्लास 9 से लेकर 12 तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, जिसमें 9, 10 ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती है और 11, 12 मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी की क्लास कराई जाती है। तो आइए हम लोग, ये जो मेरी सोल बुक होती है वह केसी सिन्हा, भारतीय भवन, NCERT एंड VVI गेसिंग क्वेश्चन फ्रॉम पैकेज के द्वारा 4 वर्ग कोर्स को कम्प्लीटली कराया जाता है। और ये मेरा मोबाइल नंबर हो गया, संपर्क कर सकते हैं 6207905632। और आपको पता बता दें तो यह रिकाबगंज नियर डालमिया देवी मंदिर टिकारी, यानी रिकाबगंज न्यू डालमिया जो है उस देवी मंदिर के पास ही है। आइए आपको बिना समय गवाए हुए थे आपकी चैप्टर यानी थ्योरी को शुरू करते हैं। पहला वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर है। पहला जो हमारा पार्ट है वह वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में संख्याओं की जानकारी लेना है। जैसे पहला है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो संख्याएं गिनती में आती है उन्हीं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जो संख्या गिनती में आता है उन्हीं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो याद कर लीजिए, जो जैसे प्राकृत संख्या को n द्वारा सूचित किया जाता है। तो n बराबर गिनती में आप लोग जानते ही होंगे, गिनती में आता है 1, 2, 3, 4, 5 ... बहुत ही गिनती में ऐसी संख्या आते रहती है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 10 हाँ गिनती में आता है तो प्राकृत संख्या हो गया। 12 हाँ गिनती में आता है तो प्राकृत संख्या हो गया। बोल देगा -2, नहीं, -2 प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि गिनती 1 से शुरू होती है, यानी 1 से शुरू होती है गिनती, अनंत तक चली जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है? होल नंबर। तो अगर प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो, यानी प्राकृत संख्या में 0 शामिल होने से पूर्ण संख्या कहलाती है और पूर्ण संख्या को W द्वारा सूचित किया जाता है। यानी गिनती की संख्या 1 से शुरू होती थी, 1, 2 ... और प्राकृत संख्या यानी होल नंबर, यानी गिनतीये में अगर हम लोग 0 शामिल कर दें, 0, 1, 2, तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी पूर्ण संख्या कहने का मतलब शुरू होता है 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4। यानी क्या समझ में आया? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। -3 पूर्ण संख्या नहीं, क्योंकि 0 केवल शामिल होता है, प्राकृत ही पूर्ण है। लेकिन यही है कि प्राकृत में 0 शामिल रहेगा तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी सब प्राकृत देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सब आ जा रहा है पूर्ण संख्या में, लेकिन प्राकृत में कभी भी 0 नहीं आवेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृत पूर्ण हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकती है। सभी पूर्ण प्राकृत हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकती है। सभी प्राकृत पूर्ण हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृत नहीं हो सकती है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सम संख्या। तो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य होना चाहिए, 2 से कट जाए, उसे सम संख्या याद कहते हैं। याद कर लीजिए, जो 2 से कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं।
जैसे 2, 4, 6, जो संख्या 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कोई पूछते हैं सर -12 सम संख्या है? नहीं सर, -12 सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या को ही सम संख्या कहते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या को ही सम संख्या कहते हैं। तो -12 तो प्राकृत ही नहीं है, तो ये सम कहाँ से हो जाएगा? तो वैसी प्राकृत संख्या होना चाहिए जो 2 से कट जाए। यानी जैसे एग्जाम्पल में देखें तो 12 एक प्राकृत संख्या है, 100 एक प्राकृत संख्या है, 101 एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 101 2 से कटता नहीं है। जो 2 से कट जाए उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे पूछे आए सर -19 प्राकृत संख्या है? नहीं, -19 प्राकृत संख्या भी नहीं है, तो सम संख्या कहाँ से हो जाएगा? यानी कोई पूछ दे कि -100 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, प्राकृत संख्या नहीं है, सम संख्या है। सर 2 से ही कट जा रहा, सम संख्या नहीं। 2 से कटने में साथ में यहाँ देखना है प्राकृत होना चाहिए। जो प्राकृत होगा वही सम होगा। यानी वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। ये 2 से तो कट रहा है लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है, जिसके कारण यह सम संख्या नहीं है, जिसके कारण यह सम संख्या नहीं है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं, समझ में आएगा कि जो 2 से कट जाए उसी को सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं हो। जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसी को विषम संख्या कहते हैं। जैसे अवैसी प्राकृत संख्या ये भी होना चाहिए, जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम लोग प्राकृत विषम संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो 1 2 से नहीं कटता है, 2 2 से नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 11 नहीं कटता है, 15 नहीं कटता है। जो संख्या 2 से ना कटे, जैसे पूछ देगा कि 24 2 से कटता है, तो हाँ 24 तो 2 से कटता है, तो ये विषम कहाँ? ये सम हो गया। आपको दिया कि 23, तो 23 तो 2 से नहीं कटता है, तो 23 2 से नहीं कटता, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, विषम संख्या जो 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लें, पूछ देगा 101 विषम संख्या है? हाँ 101 विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कटता है। कोई पूछ देगा कि -13 एक विषम संख्या है? सर ये तो 2 से नहीं कटता, लेकिन बाबू यह प्राकृत नहीं है। जो प्राकृत होगा वही सम विषम होगा, जो प्राकृत होगा वही सम विषम होगा। प्राकृत में जो 2 से कट जाएगा उसे सम, और प्राकृत में जो 2 से ना कटेगा उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी यह तो प्राकृत ही नहीं है, तो सम विषम की बात कहाँ से होगी? ना तो यह सम है ना तो यह विषम है। अब एक एग्जाम्पल बताते हैं, बताइए 111 सम है कि विषम? हाँ सर ये 2 से नहीं कट रहा है, तो ये हो गया विषम। अब पूछ दिया जाए कि 114 सम की विषम? सर ये 2 से तो कट जाएगा, इसलिए हो गया सम। सर आप बताइए -29 क्या है? सम की विषम? सर ये 2 से तो नहीं कट रहा है, तो विषम होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह तो प्राकृत ही नहीं है, इसलिए न तो यह सम है न तो यह विषम है। अब याद कर लीजिए, सम संख्या का रूप जो होता है वह 2m होता है। VVI क्वेश्चन बनता है, सम संख्या का रूप 2m और विषम संख्या का रूप 2m+1 होता है। विषम संख्या का रूप 2m+1 होता है, सम संख्या का रूप 2m और विषम संख्या का रूप 2m+1 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कह रहा है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य आ जोड़ भाज्य माने जिसको कोई काटने वाला ना हो, जिसको दुनिया का कोई अंक काटता ही नहीं हो, जो केवल एक और अपने आप से। अभाज्य माने कटने वाला नहीं, अभाज्य मतलब कटने वाला नहीं, अभाज्य माने कटने वाला नहीं। यानी वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप ही से कटता है, वैसी संख्या जो ये केवल एक और अपने आप ही से कटता है उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग बताइए, जैसे देखिए अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है, 3, 5, 7, ये सब दुनिया के किसी अंक से नहीं कट सकता है। ये जब भी कट सकता है तो एक और अपने आप, एक और अपने आप, एक और अपने आप, एक और स्वयं से कट सकता है। जैसे 2 को काटने वाला कौन कौन है? 1 और 2 अपने आप से कटेगा। 3 को काटने वाला कौन है? 1 और अपने आप। 5 को काटने वाला कौन है? 1 और अपने आप। 7 को काटने वाला कौन है? 1 और अपने आप। 9 को काटने वाला कौन है? 1 और अपने
9 को नहीं, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 को देखिए 9 कटता 1 से, 3 से और 9 से, तो यही देखिए दूसरों से कट गया। जो एक और अपने देखिए 3 से भी कट गया, जो केवल एक और अपने आप से कटे उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए समझ में आ गया कि वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटेगा उसी को अभाज्य संख्या कहेंगे, और जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और अपने आप के अलावा दूसरों से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और अपने आप से केवल कटेगा उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या को काटने वाला 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और भाज्य संख्या को काटने वाला 2 प्लस होना चाहिए। अगर भाज्य जो संख्या है और जिसको काटने वाला 2 से ज़्यादा हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, और जिसको अभाज्य संख्या में जो केवल काटने वाला 2 होना चाहिए और होना चाहिए एक और अपने आप। यानी याद कर लीजिए, वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आइए भाज्य पर क्या कहता है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, दूसरी संख्या से भी कट जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी समझ में, जैसे हमको पूछा 13 के भाज्य के अभाज्य, तब आपको पता करना है कि इसको काटने वाला कौन है। 1 से कटता है ये और 13 से कटता है। क्यों? क्योंकि ना तो ये 2 का पहाड़ा में, ना तो 3 का पहाड़ा में, ना तो 4 का में, ना तो 5 का में, तो इसको काटने वाला 2 ही है, एक और अपने आप। और जो एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, क्योंकि इसको काटने वाला केवल 2 होना चाहिए, इसलिए इसको काटने वाला केवल 2 है, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया। अब समझिए एग्जाम्पल से अगला भाज्य संख्या को। अब जैसे हमको कह दिया जाए कि 9 भाज्य के अभाज्य, तो देखो इसको काटने वाले को 1 से भी कट जाता है, 1 का पहाड़ा में भी, 3 का पहाड़ा में भी आ जा रहा है, 9 का पहाड़ा में आ जा रहा है। तब भाज्य संख्या के अभी बताएं कि इसको काटने वाला 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 प्लस होना चाहिए। तो देखो 2 प्लस आ गया कि ना, यानी एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या। जैसे हमको 24 के बताया जाए भाज्य की अभाज्य है, तो इसको देख लो, काटे वाला 1 2 आ गया, बस अब ये ऑलरेडी हो गया भाज्य हो गया, क्योंकि 1 2 3 और बाकी 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा दूसरे से कट जाए, इसको काटने वाला 2 से अधिक हो जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसको काटने वाला एक और अपने आप ही हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए ये याद कर लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। याद कर लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। यानी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और भाज्य संख्या 4 से शुरू होती है। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, एक ना तो अभाज्य है नहीं भाज्य। क्यों? क्योंकि एक को काटने वाला खुद ही है, एक ही है, और हम जानते हैं कि भाज्य के काटने वाला 2 से अधिक होना चाहिए और अभाज्य को काटने वाला केवल 2 होना चाहिए। इसमें ना तो 2 है ना तो 2 से अधिक है, इसलिए एक ना तो अभाज्य की श्रेणी में रखा गया है, नहीं भाज्य की श्रेणी में। मोस्ट वीवी है ऑब्जेक्टिव, आपको याद कर लीजिए, एक ना तो भाज्य है नहीं अभाज्य। ये भी याद कर लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4। अभी याद कर लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कहे तो 4, क्योंकि सबसे छोटा भाज्य है 4। एकरे में कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। सबसे छोटी भाज्य विषम 9, सबसे छोटी विषम अभाज्य तो हो जाएगा 3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्णांक 2 तरह से होते हैं। पूर्णांक का मतलब पूरा पूर्णांक। 3 एक पूर्णांक है, 4 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है, -5 एक पूर्णांक है, -6 एक पूर्णांक है। कोई कहते 4/3 एक पूर्णांक है, नहीं। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। जो पूरा अंक हो उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं।
जो पूरा पूरा अंक हो, जो पूरा पूरा अंक हो उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं, उसी को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जो पूरा पूरा अंक होता है उसी को पूर्णांक कहते हैं। जैसे कहेगा कि 4 एक पूर्णांक है, हाँ सर पूर्णांक है। 3 एक पूर्णांक है, हाँ एक पूर्णांक है। लेकिन कह दे 2/3 यह एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक पूरा पूरा अंक होता है। 1 2 3 4 5 6 -2 -3 -8 -100 -12 -1000 -1000। लेकिन अब कह दे कि 4/3 एक पूर्णांक है, उसको गलत कह देंगे। ये 4/3 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण जोड़ अंक। जो पूरा पूरा अंक हो उसी को पूर्णांक कहते हैं। तो आप समझिए कि पूर्णांक दो तरह से होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। यानी पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो तरह के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जो प्लस में हो गया वो धनात्मक पूर्णांक, जो माइनस में हो गया वो ऋणात्मक पूर्णांक। हम जानते हैं पूरा पूरा अंक दो तरह से होते हैं, -2 भी एक पूरा पूरा अंक है, -8 भी एक पूरा पूरा अंक है। तो जो प्लस और माइनस, प्लस में रह गया तो धनात्मक पूर्णांक, माइनस में रह गया तो ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कह दिए कि 4/9 क्या पूर्णांक है, और है तो कौन सा पूर्णांक है। सबसे पहले तो ये पूर्णांक ही नहीं है, क्योंकि बट्टा में आ गया और बट्टा में आ जाए तो पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए, तो यानी यह एक पूर्णांक ही नहीं है। कह दे 3 एक पूर्णांक है, हाँ 3 एक तो एक पूर्णांक है सर। तो बताइए 3 कैसा पूर्णांक है, धनात्मक कि ऋणात्मक। तो एक आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यह एक धनात्मक पूर्णांक हो गया। आइए नेक्स्ट को कहता है, बताइए कि बताइए यहाँ पढ़ी से कि आप बताइए नेक्स्ट कि आप कह दिया कि -6 एक कैसा पूर्णांक है कि नहीं। हाँ -6 एक पूर्णांक है। अब कैसा पूर्णांक है तो आप लोग पता ही होगा कि -6 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, क्योंकि माइनस है। माइनस में आ जाए तो ऋणात्मक, प्लस में आ जाए तो धनात्मक, माइनस में आ जाए तो ऋणात्मक, प्लस में आ जाए तो धनात्मक। अब आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ऑब्जेक्टिव के लिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पूर्णांक का मतलब समझिए जो पूरा पूरा अंक हो उसी पूर्णांक पर परिमेय और अपरिमेय है, उसी पूर्णांक पर परिमेय और अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या कहता है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। जहाँ P/Q के रूप में तो हो ही, लेकिन P और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अभी ये पूर्णांक का मतलब समझा दिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए, तब कहेंगे कि वह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में जो P/Q के रूप में हो, P, Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या का डिफिनेशन याद कर लीजिए, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा PQ पूर्णांक एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक, तो वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ऐ सर जैसे बताइए तो आपको 4/3 पूर्णांक है। 4/3 तो पूर्णांक नहीं है, तो बताइए 4/3 परिमेय होगा। हाँ 4/3 परिमेय है। क्यों, क्योंकि परिमेय खोजता है ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, केवल नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। ऊपर और नीचे पूर्णांक आ गया तो वह एक परिमेय संख्या हो गया। ऊपर और नीचे एक पूर्णांक आ गया वह एक परिमेय संख्या हो गया। ऐ सर तो ये बताऊँ तो ये वाला बताइए तो 1.2 एक पूर्णांक है, एक आगे नीचे 1.2 एक पूर्णांक है। तो बाबू यह एक पूर्णांक है, एक नीचे तो कुछ ना तो 1 है, लेकिन यह तो ऊपर पूर्णांक नहीं है। लेकिन इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12/10। आप बताओ को पूर्णांक हो गया कि ना। तो हाँ यह पूर्णांक हो गया, तब ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, तो यह एक परिमेय संख्या है। यानी परिमेय संख्या का मतलब समझ में आ गया होगा, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अभी और समझिए, जैसे आपको बोला जाए सर बताइए 1.33
यह एक परिमेय है, हाँ यह एक परिमेय है, क्योंकि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 133/100। अब फ्रैक्शन में तोड़ दिए तो ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय होता है, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय होता है। यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और p कॉमा q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अभी और इस पर चर्चा चलेगी। अभी और बताइए, -12/5 यह एक परिमेय है। तो आप जांच कर रही है, ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए। हाँ, तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या कहता है वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, p भी पूर्णांक हो, q भी पूर्णांक हो, तो ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो q नॉट इक्वल टू 0 है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। अच्छा समझ लीजिए, अब इसी में एग्जाम्पल कह दे कि -4/3 एक पूर्णांक है। हाँ, एक -4/3 एक पूर्णांक है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक, 4 पूर्णांक नहीं है, परिमेय है। हाँ, यह एक परिमेय है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक और नीचे भी पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय होता है। ऐसा नीचे क्यों नहीं 0 होना चाहिए? यहाँ पर बता रहा है कि 4/3 0 नहीं होना चाहिए। इसे 0 इसलिए नहीं होना चाहिए कि किसी का 0 रहता है, उसका वैल्यू अनडिफाइंड है, इसको आज तक कोई ज्ञात ही नहीं कर सकता। इसका वैल्यू अनडिफाइंड है, कभी भी वैल्यू ज्ञात नहीं हो सकता, इसलिए इसको नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी आप पूछे हैं सर √2/3 यह एक पूर्णांक है? पूर्णांक तो नहीं है, परिमेय है? नहीं, परिमेय नहीं है, क्योंकि √2 एक खुद पूर्णांक नहीं है। √2 बाबू एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 का मान दशमलव में 1.414 डॉट 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 होता है। √2 का मान डॉट 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 बहुत सारे होता है, 1.414 डॉट 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 डॉट, ये √2 का मान हो जाता है, जो एक पूर्णांक ही नहीं है। तो पूर्णांक नहीं मिला तो परिमेय कहाँ से? यह एक परिमेय नहीं है। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पढ़ी से बता दे कि जैसे पूछ दे कि -5/3 पूर्णांक है कि नहीं? हाँ, एक पूर्णांक है। सर बताइए यहाँ पढ़ी से √25 एक पूर्णांक है कि नहीं? हाँ, 25 पूर्णांक है, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5 और नीचे कुछ न तो 1, तो आ गया पूर्णांक बट्टा पूर्णांक। अभी तक ही पूर्णांक नहीं था, लेकिन एक वर्गमूल निकल गया तो आ गया 5/1, तो हो गया पूर्णांक बटा पूर्णांक। यहाँ पर यह परिमेय हो गया। सर √121 एक पूर्णांक बट्टा 36 एक पूर्णांक है कि नहीं? परिमेय है कि नहीं बताइए तो। हाँ, तो देखिए 121 का वर्गमूल 11 और 36 का वर्गमूल 6, इसलिए यह एक परिमेय है। जब पूर्णांक बटा पूर्णांक आ गया, जब उसका वर्गमूल निकल गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अब आइए नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसके बारे में कुछ कही नहीं जा सकता, जिसके p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे √2 को कभी भी कोई p बटा q के रूप में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ही डॉट 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 बहुत ही वैल्यू ज़्यादा होता है। √2 का वैल्यू होता है √2 बराबर 1.414 डॉट डॉट, इसका बहुत सारे अंक आएगा, कोई p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकता, इसलिए इसको p बटा q के रूप में फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ऐसे तो आपको दिख रहा है, ऐसे तो आपको दिख रहा है कि √2/3 एक परिमेय है, p बटा q है, लेकिन यह सोचना गलत है, क्योंकि √2 को हम लोग लिख ही नहीं सकते हैं कभी भी p बटा q के रूप में, क्योंकि √2 का वैल्यू डेसिमल में बहुत सारे होता है। √2 बराबर इसको आप लिख ही नहीं सकते, तो ये कैसे p बटा q के रूप में हो जाएगा? डॉट डॉट बहुत सारे होता है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे पूछते √5 एक क्या है? परिमेय क्या परिमेय? यह है √5 एक परिमेय अपरिमेय है। जो रूट में आ गया अपरिमेय, जो रूट में आ गया अपरिमेय, जो संख्या रूट में है वो अपरिमेय, उसका वर्गमूल केवल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। जैसे √3 यह एक अपरिमेय, इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल सकता है वही परिमेय होगा, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा वह अपरिमेय होगा। जैसे √25 यह एक परिमेय हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 5 निकल जाता है। जैसे √19 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, कब वो पॉसिबल नहीं
नहीं है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। जिसका वर्गमूल निकल सकता है वह परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है उसको परिमेय अपरिमेय कहते हैं। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। चलिए बताइए सर, रूट एक पर दिक्कत ना है हमको जान रहे हैं कि जो रूट में है वो अपरिमेय होगा, लेकिन वर्गमूल केवल नहीं निकलना चाहिए, खाली रूट से हमको, बाकी तो फिक्स है कि जो रूट में ना है वो परिमेय हो जाता है, और जो रूट में नहीं है वह परिमेय हो जाएगा, और जो रूट में है वह अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। जैसे रूट 30 आ गया, इसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है, पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए यह एक अपरिमेय हो गया। इसको p/q के रूप में कहीं ना जा सकता है, इसका दशमलव भाग इंडेफिनिट तक जाता है, दशमलव वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय। इससे कुछ रिलेटेड अभी एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे इसी में एग्जाम्पल अभी हम चलाना चाह रहे हैं, समझिएगा। जैसे कह दिया 4/3, यह एक परिमेय है क्योंकि p/q हो गया, समझ में आ गया। अब कह दिया √2/3, यह एक अपरिमेय क्योंकि √2/3 का दिया, √2/3, तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता है कि यह पूर्णांक ही नहीं है, √2 भी न पूर्णांक है, न √3 ही पूर्णांक है। इस स्थिति में यह एक अपरिमेय है। जैसे √16/81 का दिया, यह परिमेय की अपरिमेय। तो आपको पता ही होगा कि वर्गमूल निकल सकता है, 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9। तो आप बताइए पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय हो गया कि नहीं। अब जैसे बोल दे कि √2/16, तो आप देखो 2 का तो नहीं निकलेगा सर, बट 16 का तो 4 निकल जाएगा, तो नीचे तो पूर्णांक आ गया लेकिन ऊपर पूर्णांक नहीं आया है, इसलिए यह एक अपरिमेय है। जैसे बताइए तो -1/4 क्या है, पूर्णांक परिमेय क्या परिमेय। हाँ, यह परिमेय है क्योंकि रूट में तो है ही नहीं, जो रूट में होगा वही अपरिमेय होगा, और प्लस में पूर्णांक बटा पूर्णांक, -1 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, इसलिए यह एक परिमेय है। यानी समझ में आ गया होगा। सर बताइए तो पाई क्या है, तब बाबू पाई एक अपरिमेय वैल्यू है। सर क्यों वैल्यू है अपरिमेय, क्योंकि पाई का वैल्यू तो पूरा होता है पूर्णांक, 22/7, 22 भी पूर्णांक और 7 भी पूर्णांक आ गया, लेकिन यह निकटतम मान लिया गया है, पाई का वैल्यू निकटतम यह मान लिया गया है। पाई का वैल्यू ऐसे होता है 3 पाई का वैल्यू ऐसे होता है 3.14 डॉट बहुत सारे जाता है, जैसे अपरिमेय जाता था, जैसे रूट जाता था, उसी तरह से ये भी जाता है, इसीलिए पाई को अपरिमेय कहा गया है। तो याद कर लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया। पाई के साथ कुछ भी लग जाए वह अपरिमेय होता है। जैसे पूछ दिया जाए कि जैसे पूछ दिया जाए, बताइए, जैसे पूछ दिया जाए कि 2/4 पाई एक परिमेय है, क्या परिमेय। जब पाई अपरिमेय है तो उसके साथ गुणा होने वाला भी अपरिमेय है, बट्टा होने वाला भी अपरिमेय है। जैसे पूछ दिया जाए 2/3 पाई, परिमेय क्या परिमेय, पाई एक अपरिमेय है तो अपरिमेय हो जाएगा। आइए नेक्स्ट को इससे से रिलेटेड देखते हैं दशमलव पर। अब जैसे 1.4 का, यह एक परिमेय है, क्यों, क्योंकि इसको 14/10 लिख देंगे तो यह पूर्णांक बटा पूर्णांक आ गया। अब 1.3333 डॉट कर दिया, रेकड़िंग लगा दिया, यह भी परिमेय है। जब रेकड़िंग किसी पर लग जाए तो वह परिमेय हो जाता है। ये बात को गौर करना, जब रेकड़िंग लग जाए, एक ही अंक की पुनरावृत्ति होने लगे, एक ही अंक बार बार रिपीट होने लगे, जैसे 2.33 डॉट, एक ही अंक बार बार आने लगे तो वह परिमेय होता है, वह परिमेय होता है। और बाकी तो ऐसे जान ही रहे हैं कि जब डॉट ना करेगा तो परिमेय ही हो जाएगा, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट के रूप में, जैसे हमको बोले कि यहाँ पढ़ी, बताइए तो यह 1.3454, यह परिमेय क्या परिमेय। तो ये तो परिमेय फिक्स है क्योंकि ये निश्चित वैल्यू तक गया है, निश्चित मान तक गया है, निश्चित दशमलव के निश्चित अंक तक गया है, तो यह परिमेय हो गया। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, इसको दशमलव हटा देंगे तो बटा में आ जाएगा 1 2 3 4 0, एक पर 4 0 आ जाएगा, इसको तो लिख सकते हैं, तो आ गया पूर्णांक बटा पूर्णांक। लेकिन जब डॉट कर दे, ऐसे कर दे 2.3444 डॉट ऐसे, इस स्थिति में जब एक ही अंक आने लगे दशमलव के बाद और डॉट कर दे, तब परिमेय होगा, जब एक ही अंक आने लगे तभी परिमेय होगा, अन्यथा वह परिमेय नहीं होगा।
समझ में आ रहा होगा कि पर में जैसे हमको पूछ दिया जाए कि 1.34532 डॉट, अब बताइए दशमलव के बाद एक ही अंक आ रहा है नहीं, तो इस स्थिति में अपरिमेय हो जाएगा। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक नहीं आया तो वह अपरिमेय हो जाएगा। जैसे अभी और एग्जांपल लेते हैं, डॉट डॉट करेगा तब, जैसे ये डॉट डॉट कर दिया तो यहाँ पर आ गया अपरिमेय हो गया, क्योंकि बदल बदल कर वैल्यू आ रहा है, एक ही अंक बार बार नहीं आ रहा है, बार बार नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह हो जाएगा अपरिमेय। जैसे अब अभी एग्जांपल आइए, जैसे कहेगा कि 1.432, यह तो परिमेय है क्योंकि निश्चित वैल्यू है। अब एक डॉट डॉट कर दे, तब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय है, डॉट डॉट कर दे तो यह एक अपरिमेय, इसके बारे में कुछ कही नहीं जा सकता P बटा Q के रूप में, तब यह अपरिमेय हो गया। जैसे और एग्जांपल समझिए, जैसे कह दिया 3.333 डॉट डॉट डॉट, तो यह एक परिमेय है क्योंकि दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यह एक परिमेय है। अब जैसे इसी को रेकड़िंग लगा के दे दे, रेकड़िंग जैसे कह दे 1.4 पर रेकड़िंग, यह एक परिमेय, क्या परिमेय, रेकड़िंग के मतलब वही अंक पुनरावृत्ति हो रहा है बार बार, इसलिए यह एक परिमेय है, यह एक परिमेय है। 2.34 पर रेकड़िंग लगा दे, तो रेकड़िंग कहीं भी लगा दे वह एक परिमेय होता है, वह एक परिमेय होता है। इसका अर्थ 2.3444 बहुत बार आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह एक परिमेय होता है। यानी आप लोग हम लोग रेकड़िंग वाला भी समझिए कि रेकड़िंग वाला परिमेय होता है, और जो दशमलव के बाद अनगिनत कर दे डॉट 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 डॉट, बदल बदल कर आ जाए, बदल बदल के, जैसे 3.4563 डॉट डॉट कर देते, यह एक अपरिमेय हो गया। लेकिन अब यहाँ से लिख दे 3 दशमलव, हमरा ऐसे लिख दे के दे दे 3.33, इसको कहेंगे परिमेय है। क्यों? क्योंकि एक ही अंक की पुनरावृत्ति होता है, याद कर लीजिए, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो और डॉट डॉट भी करे तो वह परिमेय होता है, लेकिन दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति ना हो और डॉट डॉट कर दे तो वह एक अपरिमेय होता है। समझ में आ गया? अब आइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मस्सा ज्ञात किया जाता है, याद कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मस्सा ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मस्सा ज्ञात किया जाता है और होता है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A को कहा जाता है भाज, B को भाजक, Q को भागफल और R को शेषफल कहा जाता है। A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, इसी को हिंदी में कहें तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी A बराबर BQ प्लस R। समझ में आ रहा होगा? याद कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मस्सा ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मस्सा ज्ञात किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मस्सा ज्ञात किया जाता है। याद कर लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है? मस्सा। अब यहाँ कंडीशन समझिए, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ इसको बोलता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए A बराबर BQ प्लस R, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो गया। अब यहाँ से देखिए A बराबर BQ प्लस R, यहाँ कंडीशन कहता है कि रिमाइंडर जो होता है, बात जानते होंगे कि अगर किसी में किसी से भाग दें तो शेषफल जब भी आता है तो जीरो आता है, माइनस में नहीं आता है, या जीरो से बड़ा ही आता है। शेषफल जीरो आवे या जीरो से बड़ा ही आता है। शेषफल माने R माने शेषफल, जीरो आवे जीरो से बड़ा आवे, माइनस में कभी भी शेषफल नहीं आता। किसी से भागा दो, 2 से 3 में भागा देंगे, 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, कितना शेषफल भाया? A। तो चाहे तो आप 2 में 4 से भागा देते तो शेषफल कितना आता? 0। तो ऐसे स्थिति में हम लोग जानते हैं कि शेषफल चाहे तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए, और जिससे भाग दे रहे हैं ओकरा से छोटा ही आता है। तो भाग यहाँ B भाजक है, तो जिससे भाग देंगे ओकरा से छोटा। जैसे हम 3 से किसी में भागा दे रहे हैं तो ये निश्चित है कि शेषफल जब भी आएगा तो 0 आएगा, 0 से बड़ा, लेकिन 3 से हमेशा ही क्या आएगा? छोटा। 3 से हमेशा क्या आएगा? छोटा। और 0 से क्या आ जाएगा? बड़ा। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि शेषफल अगर मान ले 4 से किसी में भागा दे रहे हैं तो ये निश्चित है कि किसी संख्या में 4 से भागा दे जो रिमाइंडर होगा वह 0 होगा या 0 से बड़ा, लेकिन 4 से छोटा होगा। इस कंडीशन को समझेंगे। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मस्सा, अब जब दो संख्याओं का मस्सा 1 हो तब वह सहभाज कहलाती है। जैसे 3 और 5 सहभाज है। क्यों? क्योंकि 3 और 5 का मस्सा निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। जब दो संख्याओं का मस्सा 1 हो तो वह सहभाज कहलाती है। जब दो संख्याओं का मस्सा 1 हो तो वह सहभाज कहलाती है। सहभाज मस्सा AB बराबर 1। जब AB सहभाज हो तो उसकी मस्सा कितनी होती है? 1। परिभाषा याद करिए, जब दो संख्याओं का मस्सा 1 हो तो वह सहभाज कहलाती है। यानी समझ में आ गया होगा
कि जब दो संख्याओं का मस्सा एक हो तो सब, जैसे 9 व 13 का है, 9 व 13 का मस्सा कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि निकाल के देख लीजिए 9 13 का, 9 एकाई 9 बचा 4, 4 में 9 से 4 दूनी 8 बचा एक में 4 से दे देंगे तो 1 चौके 4। तो ऐसे स्थिति में यह एक सा आवाज हो जाएगा, ऐसे स्थिति में यह